हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका एनएम बहनों के लिए जो है एनएम का फुल थ्योरी क्लास, और साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ उनका प्रैक्टिस बैच भी चलेगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज आप लोगों की पहली क्लास है, तो आप लोग जल्दी से आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और हम आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए, तब तक ये क्लास कंटिन्यू रहता चलेगा। आपकी थ्योरी की क्लास ख़त्म होने के बाद जो है आपकी रिवीजन की क्लास होगी, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस बैच के हर एक संभव तरीके से जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए मेहनत की जाएगी। बस आप लोगों को हमारा साथ नहीं छोड़ना है। जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कंटेंट बना के पढ़ाएंगे, उतना मेहनत आप लोगों को रिवीजन करने में और प्रैक्टिस करने में करना है। बस कंधे से कंधा मिला के चलिए, 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन इस बार होके ही रहेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, और उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो जो पहला टॉपिक है आपका वह है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। पहला जो टॉपिक है आपका वह है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, और दूसरा टॉपिक है भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। इसी क्रम में हम तीसरे टॉपिक को देखते हैं। तीसरा है एससी पीएससी और सीएससी और जिला अस्पतालों का संगठन। चौथे की यदि हम बात करें, चौथा है आपका स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय हु, यूनिसेफ, यूएनएफए, यूएनडीपीए, विश्व बैंक, एफएओ, डीएएनडीए, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, आईएलओ केयर आदि, राष्ट्रीय इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये आपका जो है चौथा टॉपिक है। यदि हम पाँचवें की बात करें, पाँचवा जो है आपका वह है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व। पाँचवा है एनएम के लिए आचार संहिता। फिर देखते हैं इसी क्रम में हम छठवें की बात करते हैं। तो आपका छठवां जो है है एनएम के लिए आचार संहिता। सातवां है समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। आठवां है स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध। नौवां है खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। 10वां है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। 11वां है विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता। 12वां है 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में एनएम एफएचडब्ल्यू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका। इसी क्रम में हम देखते हैं 13वां टॉपिक को। 13वें की यदि हम बात करें, 13वां है आपका मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। 14वां है शरीर की स्वच्छता। 15वां है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। 16वां है आपका संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। और 17वां है आपका संक्रामक रोग लक्षण, बचाव और उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, रुबेला, आंत ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, कालाजार, ट्रेकोमा, नेत्रश्लेष्मा, मालाशोथ, खुजली, एमडी और एचआईवी एड्स, एन्सेफ्लाइटिस, पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग। ये आपका 17वां टॉपिक है। यदि हम 18वें की बात करें तो 18वां है आपका समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण। ये आपका 18वां टॉपिक है। आगे बात करें 19वें टॉपिक की, तो 19वां है ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। और 20वें की यदि हम बात करें तो 20वां है आपका स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार। 21 की यदि हम बात करते हैं तो 21 है आपका दवाओं का वर्गीकरण। और इसी क्रम में हम अगला टॉपिक देखें तो आपका अगला टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। और 23वां है सामान्य चोटें और बीमारियां। यदि हम बात करें 24वें की, 24वां है आपका कट घाव प्रकार सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल। 25वें की बात करें तो 25वां है आपका शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है आपका अगला है
26वां जो आपका टॉपिक है वह है बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। 27वां है दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम। 28वां है विशेष स्तनपान। 29वां है विद्यालय स्वास्थ्य उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण। और 30वां है किशोरों के लिए यौन शिक्षा। 31वां है मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। 32वां है किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी। 33वां है भ्रूण और नाल। 34वां है सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। 35वां है सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल। 36वें की यदि हम बात करें, 36वां है आपका नवजात की देखभाल। 37वां है गर्भावस्था की असामान्यताएं। 38वां है गर्भपान, गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। तो बहनों ये रहा आपका सिलेबस। अब हम आगे पढ़ेंगे आपके टॉपिक वाइज थ्योरी को। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को स्किप मत करिएगा, आराम से स्मूथली आराम से देखिए पूरे क्लास को। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। आप लोग पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम पर टारगेट विद रजनीश के नाम से है, कमेंट में हम पिन कर देंगे इसका लिंक। आप लोग ज्वाइन कर ले सकती हैं, वहाँ पर आपको आपका पीडीएफ मिलेगा। और कोई ज़रूरी काम के लिए हमसे पर्सनली बात करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल है डियर रेलवे, तो आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को। पहला जो टॉपिक है हमारा वह है स्वास्थ्य। पहला जो टॉपिक है हमारा वह है सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा। अब हम अच्छे से थ्योरी को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है समुदाय दो शब्दों से मिलकर बना है। कम का अर्थ है टुगेदर, यानी कम का मतलब टुगेदर मीन्स क्या होता है, एक साथ। और मुनिस का अर्थ है सर्विंग, अर्थात सेवा करना। इस प्रकार इसका मतलब क्या निकल के आया कि एक साथ यानी साथ साथ मिलकर सेवा करना। इसका क्या मतलब होता है, कम्युनिटी का अर्थ क्या है। कम्युनिटी को यदि हम समझने की कोशिश करें तो कम्युनिटी का मतलब निकल के आ रहा है कि कम प्लस मुनि, यानी साथ साथ मिलकर सेवा करना। अब देखते हैं समुदाय की परिभाषा। समुदाय की परिभाषा आगे देखते हैं हम। समुदाय की परिभाषा, समुदाय की परिभाषा क्या बता रहे हैं। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, समुदाय कहलाता है। यानी कह रहे हैं समुदाय एक ऐसा समूह जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, समुदाय कहलाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझें तो समुदाय का मतलब होता है कि कई लोगों का ग्रुप मिलकर किसी कार्य को करे, यानी किसी उद्देश्य को, किसी पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कई लोग इकट्ठा होकर और उसके लिए कार्य करें, वही होता है समुदाय। अब देखते हैं आगे। समुदाय आवश्यक तत्व, यह निम्न 3 तत्वों में पाया जाता है। यानी समुदाय आवश्यक तत्व कितने तत्वों में पाया जाता है, इसका जो प्रकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहले की यदि हम बात करें तो पहला है आपका व्यक्तियों का समूह। यानी समुदाय की आवश्यकता 3 प्रकार की है। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा है हम की भावना। ये 3 प्रकार का आपका आवश्यक तत्व होता है, समुदाय के आवश्यक तत्व होता है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य की अवधारणा को। स्वास्थ्य की अवधारणा क्या कह रही है, इसको देखते हैं हम। तो देखिए, यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति को इंगित करता है, न कि केवल बीमारी या दुर्बल की अनुपस्थिति को। ये कह रहे हैं स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य मतलब क्या होता है कि आदमी जो है, इंसान जो है, वह शारीरिक रूप से भी विकसित हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण, यानी उसके अंदर मानवता, इंसानियत भी रहने चाहिए। यदि कोई ऐसा है तो उसको सही स्वास्थ्य कहा जाएगा। ना कि स्वास्थ्य का मतलब आजकल लोग जो समझते हैं, स्वास्थ्य का मतलब वो केवल बीमारी समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, यानी आप बीमार तो नहीं हैं। बाकी चीज़ों को वो साइड में रख देते हैं, बाकी चीज़ों को उन्हें किसी चीज़ से लेना देना नहीं रहता है।
स्वास्थ्य का मतलब वो केवल बीमारी से ही समझते हैं, यानी बीमारी की ओर ही इंगित करते हैं। उनका एक माइंड मेकअप बन चुका है कि स्वास्थ्य की यदि बात की जाएगी तुरंत उनके दिमाग में ऑटोमेटिक बीमारी आ जाती है, खुद ही क्लिक कर जाता है, ये मस्तिष्क खुद ही क्लिक कर जाता, नहीं स्वास्थ्य की बात हो रही तो बीमारी से ही वो रिलेट करते हैं चीज़ों को। आगे देखते हैं, अगला है क्या, स्वास्थ्य की अवधारणा। कि स्वास्थ्य कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ये कितने प्रकार का होता है, पहले हम इसके प्रकार को जानेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक को तोड़ेंगे, अच्छे से उसको निचोड़ेंगे कि क्या कह रहा है। जैसे जैव चिकित्सा अवधारणा क्या होती है, इसको बहुत ही गहराई में जानकर अच्छे से इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहला है जैव चिकित्सीय अवधारणा। पहला जो टाइप है स्वास्थ्य की अवधारणा में है, पहला है जैव चिकित्सीय अवधारणा, और दूसरे की बात करें तो दूसरा है मनोवैज्ञानिक अवधारणा। इसी क्रम में हम देखें आगे, तीसरा है पारिस्थितिकीय अवधारणा। चौथे की यदि हम बात करें, चौथा है आपका सामाजिक अवधारणा, पांचवा है होलिस्टिक अवधारणा। ये तो 5 प्रकार हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे एक एक प्रकार के थ्योरी को कि जैव चिकित्सा अवधारणा होती क्या है, इसको देखते हैं। जैव चिकित्सा अवधारणा होती क्या है, हम इसको देखते हैं। तो जैव चिकित्सा अवधारणा की बात में ये कह रहे हैं, स्वास्थ्य के जैव चिकित्सीय अवधारणाओं में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और पोषण का महत्व है। इन अवधारणाओं का उचित पालन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैव मीन्स क्या होता है, हमारे जैव मंडल से होता है, यानी जो हमारे आसपास की वातावरण की चीज़ों से ये बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो दिखाई दे रही चीज़ें, वातावरण, यही जैव है, जिसको हम बायो बोलते हैं। कि ये कह रहे हैं कि जो है स्वास्थ्य को हम योग से सही रख सकते हैं। यानी देखिए कोई बीमारी रहती है, लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह करने जाते हैं, योगा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि वे स्वस्थ रहें, उन्हें कोई बीमारियां ना अटैक कर पाए और उनकी इम्यूनिटी लेवल हर एक अंग उनका सही रहे। तो स्वास्थ्य के जैविक चिकित्सा उदाहरणों में योग से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आयुर्वेद स्वस्थ रख सकते हैं, प्राकृतिक नेचुरोथेरेपी जिसको बोलते हैं उससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और पोषण का महत्व है। पोषण मतलब हमारे खान पान पर भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल लोग चाइनीज आइटम खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, ये सब हमें नुकसान करते हैं। ये पोषण जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुद्ध चीज़ें खाइए जिससे आपका शरीर उसे अच्छे से पाचन कर सके आपका शरीर, और वह आपके शरीर के लिए रिच लेबर, मतलब रिच युक्त, जिसमें रिच है, एनर्जी रिच वाला आप भोजन लीजिए, सीधी सी बात। अगला है मनोवैज्ञानिक अवधारणा। आगे यदि हम देखते हैं दूसरे टाइप को, तो अगला है मनोवैज्ञानिक अवधारणा। तो इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक अवधारणा का मुख्य उद्देश्य मन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना होता है। यह अध्ययन व्यवहार, विचार और भावनाओं के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। इसमें तनाव, चिंता, अवसाद जैसे मानसिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उसके उपचार का प्रावधान होता है। ये कह रहे हैं मन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना ही मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। जैसे आपका मन जो है, आपका मन आपके स्वास्थ्य पे किस प्रकार असर डालता है। जैसे आपके घर में कोई दुख हो, कलेश हो, तो आप क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, ये स्वास्थ्य पे कैसे इफेक्ट डालता है, आप इसको समझिए। ये समझने का विषय है, इसको समझिए। तो आपके घर में दुख और कलेश है तो आपको क्या है, आप पहले अंदर से टूट चुके हैं और साथ ही साथ आप पोषण युक्त यानी अच्छा भोजन, संतुलित भोजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मन ही नहीं करता खाने पीने का। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। तनाव, चिंता, ये सारी चीज़ें जो हैं स्वास्थ्य पर बहुत ही असर डालती हैं। शायद इस बात को आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझती होंगी। अगला बात करते हैं पारिस्थितिकीय अवधारणा का। तीसरे नंबर की हम देखते हैं अवधारणा को। तो तीसरा है आपकी पारिस्थितिकीय अवधारणा। पारिस्थितिकीय अवधारणा हम क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य की पारिस्थितिकीय अवधारणा समझने
का लाभ होता है कि कैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके आसपास की परिस्थितियों, सामाजिक, आर्थिक और विशेषताओं से प्रभावित होता है। यह अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य का समावेश प्राकृतिक वातावरण, रोगी व्यवहार और सामाजिक अवसर के साथ होता है। कह रहे हैं स्वास्थ्य का असर जो है पारिस्थितिकी अवधारणा का मतलब ये, इनके कहने का मतलब ये है कि जो है हम आसपास की जो चीज़ों को, जैसे आर्थिक समस्या हो गई, सामाजिक समस्या हो गई, जैसे आपके पास यदि पैसे की कमी है, आपके पास धन नहीं है, तो आप हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। दूसरा क्या है, सामाजिक तौर तरीके या समाज की कुरीतियों को देख के, समाज के चाल चलन को, समाज की प्रथा को देख के जो है ये दिमाग तरह तरह की बातें सोचता रहता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही असर पड़ता है। अगला क्या है, सामाजिक अवधारणा की यदि हम बात करें, अगला जो है आपका सामाजिक अवधारणा है। सामाजिक अवधारणा की यदि हम बात करते हैं तो कह रहे हैं स्वास्थ्य की सामाजिक अवधारणा से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य उनके सामाजिक परिवारों, सामाजिक संकेत और सामाजिक कारक से कैसे जुड़ा हुआ होता है। यह अवधारणा समाज में व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य को समझने और उसको सुधारने में मदद करता है। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है सामाजिक परिवारों, सामाजिक संकेत और सामाजिक कारक से कैसे जुड़ा होता है। तो समाज में जो है स्वास्थ्य को ये ऐसे जुड़ा रहता है कि जो समझदार व्यक्ति हैं वह जो है स्वास्थ्य को समझने और उसको सुधारने में मदद करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक, जैसे ये सीधा सीधा आप लोगों के ऊपर लागू होता है सामाजिक अवधारणा। जैसे आप लोगों की नियुक्ति किस लिए की जाएगी कि आप लोग जागरूक हैं, स्वास्थ्य के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, तो आप लोग जाइए, समुदाय में जाइए, कम्युनिटी में जाइए, ग्राम सभा में जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी रूरल क्षेत्र में जाइए, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए जहाँ के लोग कम जानकार हैं, जिन्हें अल्प ज्ञानी है, जिनके स्वास्थ्य के बारे में भी अच्छे से जानकारी नहीं है, उनको आप स्वास्थ्य के अवधारणा को बताइए, स्वास्थ्य के बारे में बताइए, स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है, स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है इसके बारे में बताइए और इसका उपचार बताइए, इसे स्वास्थ्य को अच्छे से कैसे सुरक्षित रखा जाता है इसके बारे में बताना। जैसे आप लोग सामाजिक अवधारणा आप लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छे से फॉलो होती है कि जिसको स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी है वह और लोगों को भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे और समाज से जो है बीमारियों को या और अन्य कुरीतियों को जो है सुधारने में वह मदद करें। इसका मतलब ये होगा सामाजिक अवधारणा का। अगला देखते हैं आपका टॉपिक, अगला टॉपिक है आपका होलिस्टिक अवधारणा। होलिस्टिक अवधारणा, इसको समझिए। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य एक बहुआयामी पहुंच है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, औद्योगिक, कृषि संबंधी आदि कारक प्रभावित करते हैं। होलिस्टिक अवधारणा ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या है, सामाजिक, ये सारी चीज़ें देखिए आप पीछे पढ़े हैं, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, औद्योगिक, कृषि संबंधी, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करें। बहुआयामी मतलब डायमेंशन होता, आयाम मतलब दिशा होता है, जैसे 2D लंबाई चौड़ाई, तो इसे ये पर्यावरण में चारों तरफ फैली हुई है, ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं और ये क्या करती हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यदि इन सारी चीज़ों में से किसी का भी कोई मनुष्य शिकार होता है तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इनके कहने का मतलब ये है। अगला है स्वास्थ्य के आयाम। स्वास्थ्य का आयाम, डायमेंशन, देखिए अभी आयाम की बात बोले थे ना, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देख लेते हैं स्वास्थ्य के आयाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है शारीरिक आयाम, दूसरा है मानसिक आयाम, तीसरा है आपका सामाजिक आयाम, और हम चौथे की बात करें, चौथा है आपका आध्यात्मिक आयाम, और पांचवा है अन्य आयाम। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ लेते हैं। पहला है आपका शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम की यदि हम बात करें तो पहला है शारीरिक आयाम। यह आयाम शरीर के रूप, व्यायाम, आहार और शारीरिक स्थितियों से जुड़ा होता है।
शारीरिक स्थितियों से जुड़ा होता है और शारीरिक स्थितियों से जुड़ा होता है। इस आयाम के अनुसार शारीरिक रूप से फिट या स्वस्थ व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देखिए क्या क्या इस शारीरिक आयाम से जुड़े व्यक्तियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इनके बारे में बात किए हैं। तो पहला है आपका शरीर के सभी जैविक संकेत। जैविक संकेत का मतलब जो होता है, जैसे तापमान, पल्स मतलब नाड़ी होता है, श्वसन दर, रक्तदाब सामान्य स्थिति में होते हैं। ये तो पहला हो गया आपका। दूसरा है शरीर की बनावट आकर्षक एवं सीमित होती है। तीसरा है त्वचा स्वच्छ एवं चमकदार होती है। ये शारीरिक बनावट की बात कर रहे हैं, ये शारीरिक आयाम की बात कर रहे हैं। कि शारीरिक आयाम जो होता है, जो फिजिकल डायमेंशन होता है, ये सारी चीज़ें उनमें उपस्थित होती हैं। यदि ये सारी चीज़ें किसी में उपस्थित हैं, किसी में प्रेजेंट हैं, तो ये समझिए शारीरिक आयाम की देन है। जैसे कहते हैं, देखिए आप गांव में कहावत है, कद काठी अच्छी होना, समझिए, तो ये चीज़ वही है कि जन्म से ही कोई बहुत ही आकर्षक होता है और कुछ लोग जो होते हैं बाद में हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही स्वस्थ होते हैं, बहुत ही फिट होते हैं जब वे जन्म लेते हैं। अगला है आपका मानसिक आयाम। मानसिक आयाम की बात करते हैं तो मानसिक आयाम व्यक्ति की वह दशा है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न स्थितियों तथा दशाओं का धैर्यपूर्वक सामना करना, उनसे समायोजन स्थापित करता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं: समायोजनशीलता, भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन आदि। कह रहे हैं मानसिक आयाम का मतलब क्या हुआ? दिमाग कैसे संतुलित रहेगा उसकी बात कह रहे हैं। तो दिमाग संतुलित रहने के लिए आप देखिए कितनी सारी चीज़ें, समायोजनशीलता होनी चाहिए, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए मतलब फीलिंग्स होनी चाहिए, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मानसिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस भी होना चाहिए, मेंटली बैलेंस भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आदमी मानसिक आयाम के अंतर्गत आता है। अगला है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम की यदि हम बात करें तो है समाज के साथ मित्रों संबंध स्थापित करने तथा उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता व्यक्ति के सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ होने को इंगित करती है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए ये संबंध संतुष्टिप्रद, सुखद अनुभूति देने वाले तथा सफलता की ओर अग्रसर करने वाले होने चाहिए। यानी ये कह रहे हैं लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता व्यक्ति को सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ होने को इंगित करती है। समाज के साथ साथ संबंध स्थापित करने, यानी समाज के साथ साथ आप यदि काफ़ी लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो ये सामाजिक आयाम को क्या करता है? ये इंगित करता है। अगला है आपका आध्यात्मिक आयाम। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा तो उसको थोड़ा उस पर हम कम थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिमम रहने वाली है। अगला है आध्यात्मिक आयाम। एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में उसका आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। यह आयाम व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास, आत्मसम्मान और सुखी जीवन के साथ जुड़ा होता है। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, जिसको नेचुरल बोलते हैं, यह आयाम व्यक्ति से यानी क्या हो? आत्मसम्मान और सुखी जीवन के साथ जुड़ा होना। ये कुछ खास नहीं है। अगला देखें, अन्य आयाम की बात करते हैं। अन्य आयाम में है शैक्षणिक आयाम, यानी शिक्षित होना चाहिए, पौष्टिक अच्छा भोजन लीजिए, पर्यावरणीय आयाम, थोड़ा पर्यावरण पर ध्यान दीजिए, पॉल्यूशन वगैरह मत करिए, नैदानिक आयाम, क्यूरेटिव, ये 4 चीज़ें हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है आपका स्वास्थ्य निर्धारक तत्व। स्वास्थ्य का निर्धारण तत्व। देखिए स्वास्थ्य के कई निर्धारक तत्व हैं जो निम्न हैं, देख लीजिए और आप साथ ही साथ इसे काउंट भी कर लीजिए। पहला क्या है? स्वास्थ्य के जैविक कारक, दूसरा है पर्यावरणीय कारक और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, पाँचवां है आर्थिक कारक, छठवां है अन्य कारक, सातवां है जीवन शैली और आठवां है आनुवंशिक कारक। अब इसको 1 बाय 1 करके हम इसे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सारी चीज़ें हैं क्या, नाम तो बता दिए लेकिन हैं क्या।
इसको हम जान लेते हैं। तो पहला है आपका स्वास्थ्य के जैविक कारक। तो देखिए इसकी थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ें तो लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य के जैविक कारक में शारीरिक क्षमता, आहार, व्यायाम, नींद और रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी स्वास्थ्य के जैविक कारक में जो है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, शारीरिक क्षमता, व्यायाम, एक्सरसाइज जिसको कहें, नींद और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे महत्वपूर्ण परिपेक्ष शामिल होते हैं। ये एक कारक स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसे सुधारने में मदद करता है, जो जैविक कारक होता है। ये सारी चीज़ें यदि है तो ये जैविक कारक के अंतर्गत आती है, नींद और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज़ें। और दूसरा है आपका, ये तो पहला हो गया। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा है आपका पर्यावरणीय कारक। तो पर्यावरणीय कारक को यदि हम देखते हैं तो पर्यावरणीय कारक में है स्वास्थ्य के पर्यावरणीय कारक मानव जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इनमें वातावरणीय प्रदूषण, स्वच्छ जगहों की कमी, स्वच्छ पानी, व्यावसायिक केमिकल्स के प्रभाव आदि। यानी पर्यावरण को क्या चीज़ें दूषित कर रही हैं, स्वच्छ जगहों की कमी, क्योंकि स्वच्छ जगह जो है बहुत ही कम रह जा रहे हैं, और पानी भी दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट्रियाँ लगी इनसे जो केमिकल निकलता है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही नुकसान कर रही हैं, बहुत ही प्रभावित कर रही हैं इन सारी चीज़ों पर। ये सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आती हैं, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ही इफ़ेक्टिव कर रही हैं। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो कह रहे हैं स्वास्थ्य के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मानवीय संबंध, समाज, आदर्श और संस्कृति से जुड़े होते हैं। सामाजिक जो है कारक और सांस्कृतिक कारक ये समाज से जुड़े होते हैं, सोशल से। आदर्श जो मॉडल हैं, यानी आदर्श मतलब जो सम्मानित लोग हैं या फिर जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनकी बातों को हम मानते हैं। और संस्कृति मतलब कल्चर। ये सारी चीज़ें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से जुड़ी हुई होती हैं। आगे हैं समाज में स्थान, सहयोग, परिवार और समुदाय का समर्थन, शैक्षिक संदर्भ, सामाजिक अन्याय, धर्म, संस्कृति और राजनीतिक परिस्थितियाँ। ये सारी चीज़ें भी सांस्कृतिक और सामाजिक कारक में आती हैं। तो ये आपका तीसरा भी हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा है पोषण संबंधी कारक, यानी खान पान की अब बात करने जा रहे हैं। तो खान पान में करें स्वास्थ्य के पोषण संबंधी कारक, विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, विटामिन। देखिए प्रोटीन जो कि बॉडी में बहुत जरूरी, जिसको कहते हैं प्रोटीन को क्या बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, शरीर बनता है, शरीर की लंबाई चौड़ाई। जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे एक शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग, इसका दूसरा नाम बॉडी बिल्डिंग होता है। और तीसरा है विटामिन, चौथा है मिनरल्स, पांचवा है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स का मतलब ये होता है जो आपके सब्जियों में जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, शलजम हुआ, इन सारी चीज़ों में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। सही पोषण शारीरिक विकास, ऊर्जा स्तर और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें संतुलित आहार के अंतर्गत आती हैं। यानी यदि ये सारी चीज़ें आप भोजन में ले रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पे बहुत ही कम असर पड़ने वाला है और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। पांचवा है आर्थिक कारक। आर्थिक मतलब समझ ही गए, पैसा से आप लोग तुरंत दिमाग क्लिक कर दिया होगा, पैसा से आप लोग इसकी तुलना किए होंगे, पैसा आपका। तो देखिए स्वास्थ्य में आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक संसाधनों का पहुंच सीमित कर सकती हैं। यानी यदि आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छी चिकित्सा ले सकते हैं और साधन आपको अच्छे से यानी कम समय में तुरंत मिल जाएंगे। यदि पैसा है तो आपका ट्रीटमेंट, इसका मतलब हुआ यदि आपके पास पैसा है, आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तो आप जो है ट्रीटमेंट करा के, यदि आप बीमार भी होते हैं तो अच्छे से ट्रीटमेंट करवा के जो है आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। छठवां है अन्य कारक। यदि हम बात करें तो अन्य कारक में है शैक्षणिक कारक, यानी आप थोड़ा एजुकेटिव हो। औद्योगिक कारक यानी बिजनेस लाइन की बात करें, कृषि एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप लोगों को करना है आगे चल के, लोगों की सेवा करके, लोगों को शिक्षित बना के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देके।
अब आगे देखते हैं, अगला है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बात। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तो कह रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः सामान्य रोगों के नियंत्रण, निवारण और बचाव पर ध्यान केंद्रित होती है। इसमें नियमित डॉक्टर की सलाह, यानी आप जो है नियमित डॉक्टर की सलाह लीजिए कि हमें क्या खाने में क्या खाना, हर चीज़ के बारे में, और रूटीन चीज़ों के बारे में। वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन जो भी बीमारी आई हो उसका आप वैक्सीन तुरंत लगवाइए। स्वस्थ आहार यानी संतुलित भोजन लें, स्वच्छ रहें, कपड़े वगैरह साफ पहनें और शरीर को भी स्वस्थ रखें। व्यायाम और नियमित चेकअप शामिल होते हैं। व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए और नियमित आप अपने बॉडी के जो है टेस्ट करवाइए, जिसको रूटीन टेस्ट बोलते हैं। समय समय पर आप अपने बॉडी चेकअप करवाया करें। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आगे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्व। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित में से ये हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं हम लोग, जान लेते हैं क्या क्या हैं इसके घटक। तो पहला है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, दूसरा है सुरक्षित जलापूर्ति, तीसरा है पोषण असंक्रमण, चौथा है पर्यावरण स्वच्छता, और उसके बाद है सामान्य बीमारियों का उचित उपचार, और उसके बाद है स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की। ये सारी चीज़ें, इतने फैक्टर हैं, यानी 3 2 5 3 8 फैक्टर हैं। यानी माता को क्या करना चाहिए, माता और बच्चों दोनों स्वस्थ रहें। दूसरी चीज़ सुरक्षित जलापूर्ति, यानी पानी आप साफ पिएं, पानी आप दूषित ना पिएं। तीसरा है पोषण, अच्छा भोजन करें। असंक्रमण यानी संक्रमित चीज़ों पे ना जाएं। जहाँ संक्रमण है जिससे आपको बीमारी आ सकती है तो वहाँ मत जाइए, वहाँ कम जाने। पर्यावरण स्वच्छता, आसपास की चीज़ों को साफ रखें। घर है, आसपास की जगह है, उसको थोड़ा आप साफ सुथरा रखिए। सामान्य बीमारियों का उचित उपचार, कोई भी बीमारी आपको अटैक करती है तो आप बिना लापरवाही किए हुए उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं स्टार्टिंग में, नहीं तो वो बीमारी बड़ा रूप ले भी सकती है। अगला है स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम व नियंत्रण के उपचार। स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उनके बारे में जो शिक्षित लोग हैं उनकी जानकारी दें और उसको रोकथाम यानी रोकने का प्रयास करें, और ये एक समुदाय में भी मिलके लोग कर सकते हैं। जब लोग शिक्षित होंगे तो सब लोगों को मौत से डर है और सब लोग खुद ही जो है रोकथाम करने लगेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की बात यही, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें। ये सारी चीज़ें हैं आपके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के। अगला जो है आपका ये है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत। अब देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने निम्न 5 सिद्धांत दिए हैं। तो देख लेते हैं पांचों सिद्धांत इनके भैया क्या क्या हैं। पहला है न्याय संगत बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सामुदायिक सहभागिता, इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और तीसरा है उपयुक्त तकनीकी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। और चौथा रोकथाम पर जो फोकस ऑन प्रिवेंटेशन। और पांचवा बहुआयामी उपाय यानी मल्टी सेक्टरल अप्रोच जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये 5 चीज़ें हैं। तो ये पांचों को हम बारी बारी से यानी 1 बाय 1 करके हम इसको समझ लेते हैं, अच्छे से इसको निचोड़ ले लेते हैं कि हैं क्या आखिर ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ये टॉपिक आपका पहला जो है स्वास्थ्य की अवधारणा वाला टॉपिक पूर्ण रूप से अच्छे से आपका फिनिश हो जाएगा। यदि फिर गारंटी लेता हूँ इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जो है स्किप नहीं करना पड़ेगा, आपको परीक्षा में स्किप नहीं करना पड़ेगा और आप इसको अच्छे से 100% इफ़िशियंसी 100% कन्फर्मेशन के साथ उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला है न्याय संगत बंटवारा, इसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा लोगों के स्वास्थ्य का वांछित स्तर पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इन सेवाओं का समान एवं न्याय संगत वितरण हो। न्याय संगत मतलब है कि कोई भी योजना, कोई भी चीज़ें यदि लागू होती है, स्वास्थ्य सेवा कोई भी हेल्थ सर्विस जो भी कोई भी योजना आती है तो वह लोगों पे जो है वांछित स्तर पर पर्याप्त यानी हर लोगों तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए।
लोगों को जागरूक करना चाहिए उसके बारे में, समान रूप से सभी लोगों का उस पर हक होना चाहिए, ताकि एक से मतलब एकदम निचले निम्न स्तर वाले व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंच सके, जिसके माध्यम से वह अपना जीवन सुखी स्वस्थ रूप से जी सकेगा। अगला है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता हम कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इस देखभाल के लिए प्लानिंग यानी प्लान होना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता मतलब क्या होता है? कई लोग मिलकर प्लान करें, एक विचार विमर्श करें, क्रियान्वयन मतलब होता है इम्प्लीमेंट में विचार करें आपस में और उसके बाद उसको लागू करें, फिर उसका मूल्यांकन करें कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। हमने मेहनत किया, विचार किया, प्लानिंग किया, चीज़ों को लागू किया, तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान होना चाहिए। परिवार तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो, यानी परिवार से ही तो समुदाय बनता है। पहले एक व्यक्ति जागरूक हो, किसी परिवार के व्यक्ति को आप जागरूक करिए और फिर वह व्यक्ति क्या करेगा, अपने परिवार को सारी स्वास्थ्य सुरक्षाओं के बारे में बताएगा, स्वास्थ्य के देखभाल के बारे में बताएगा। फिर परिवार से ही एक समुदाय तैयार होगा, जिससे लोगों को जागरूकता पहुंचेगी, लोगों में जागरूकता पहुंचेगी। परिवार तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो। वैसे भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जनता द्वारा जनता के हितार्थ प्रदान की जाने वाली देखभाल। सही बात है, प्राथमिक स्वास्थ्य जो देखभाल है जनता द्वारा जनता, यानी जनता ही इसको बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी और जनता को ही इसका लाभ मिलेगा। अगला है उपयुक्त तकनीकी। तो उपयुक्त तकनीक से तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जो वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, लोगों को स्वीकार्य हो, जिसकी लागत आसानी से वहन करने योग्य हो तथा साथ ही यह लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्रियान्वयन में भी इस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त तकनीक मतलब कि कम खर्चा हो, आसानी से लोगों को उसका लाभ मिल सके, ताकि लोग स्वस्थ रहें। जब आसानी से लाभ मिलेगा, उनकी आवश्यकताओं पर उसका लाभ मिलेगा, तब यह उपयुक्त तकनीक अच्छे से 100% सफल मानी जाएगी। ये चीज़ कह रहे हैं। पर चौथा है रोकथाम पर जोर, फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो कह रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नैदानिक डायग्नोस्टिक, यानी नैदानिक डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, जांच, टेस्ट जिसको कहते हैं, एवं उपचारात्मक थेरेपी, यानी उसका उपचार करना, थेरेपी। स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है, फिर भी मुख्य फोकस रोकथाम के सेवाओं पर दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी तत्वों में इस सिद्धांत का समावेश है। यानी रोकथाम पर जोर का मतलब क्या हो रहा है कि इनका मतलब है कि कोई बीमारी है तो सबसे पहले उस व्यक्ति जिसे कोई बीमार अशिक्षित है, अल्प ज्ञानी है, तो उसको पहले बीमारी के बारे में बताइए कि ये बीमारी कितना खतरनाक है, इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है। फिर उस व्यक्ति को आप संतुष्ट करिए कैसे भी करके, और उसके बाद उसका डायग्नोसिस करवाइए, यानी उसका टेस्ट करवाइए कि यह बीमारी है तो ये कितना, ये बीमारी का जो है लक्षण, कैरेक्टर इस व्यक्ति के अंदर है। उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद आप उसका उपचार करिए, यानी अच्छे डॉक्टर से जाके उसका इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। रोकथाम पर जोर का मतलब ये हुआ। पांचवा है बहुआयामी उपाय। बहुआयामी उपाय का मतलब हुआ व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारक प्रभावित करते हैं, अतः केवल स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने या स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने से स्वास्थ्य का वांछित स्तर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ही ध्यान देने से जो है स्वास्थ्य स्तर में बहुत बड़ा सफलता नहीं हासिल की जा सकती। इसके साथ साथ जरूरी है कि कृषि, शिक्षा, उद्योग, संचार, सामाजिक कल्याण
आदि के भी समुचित विकास की योजना बनानी चाहिए। यानी इनका मतलब है कि इन सारी चीज़ों पर भी स्वास्थ्य सेवाओं का नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो ये पर्यावरण को या और सारी चीज़ों को ये दूषित करते हुए चलेंगे तो स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। इन सारी चीज़ों को भी इन जो 4 या 5 कृषि, शिक्षा, संचार, सामाजिक कल्याण, ये सारी चीज़ें भी स्वास्थ्य विकास की योजनाओं में समावेशित होनी चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। अगला है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की भूमिका। यानी आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है स्वास्थ्य देखभाल में, लोगों की, जनता के स्वास्थ्य देखभाल में आप लोगों का क्या भूमिका रहने वाली है, ये देख लीजिए। पहला है एएनएम गृह मुलाकात तथा स्वास्थ्य सर्वे के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों तथा आवश्यकताओं का पता लगाती हैं। एएनएम के कार्य क्या होते हैं देखिए, यानी आप घर घर पे जाके, डोर टू डोर जाके स्वास्थ्य सर्वे कीजिए और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों तथा उसके आवश्यकताओं का पता लगाएं कि इनकी स्वास्थ्य में यदि दिक्कत है, स्वास्थ्य के लेके चिंतित हैं, इनकी क्या समस्या है और उनकी आवश्यकता, उनकी किस चीज़ की ज़रूरत को पूरा किया जाए जिससे ये स्वस्थ हो जाए। इन सारी चीज़ों का पता लगाने का काम आप लोगों का रहता है, एएनएम का रहता है। दूसरा है एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों को सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आप लोगों का काम ये भी रहता है कि कोई स्वास्थ्य देखभाल है, कोई स्वास्थ्य योजना लागू हुई तो आप लोगों को जागरूक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी में लोग उसमें साथ दें, ताकि वो योजना अच्छे से सफल हो जाए। तीसरा है ये अपने क्षेत्र में महामारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय करती हैं। जैसे कोई महामारी आई तो एएनएम बहनें, यानी आप लोगों का काम क्या होता है, लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा उस बीमारी के बारे में बताना और उसका रोकथाम करना, कैसे उस बीमारी से बचें, उसके उपाय क्या हैं, उसके उपचार क्या है, इन सारी चीज़ों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। अगला है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व, कि इसका महत्व क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या रहने वाला है। तो ये है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रमुख आधार होता है। इसका महत्व बीमारियों से बचाव, यानी बीमारी से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, अच्छे से जीवन जिया जा सके, लंबी उम्र तक आदमी अपने जीवन को जिए। नियमित चेकअप, रूटीन टेस्ट जो होता है, जो आजकल पैथोलॉजी पर होता है। पौष्टिक आहार, यानी रिचेबल हमें जो है आहार लेना होगा जिसमें जो है ज़्यादा ऊर्जा हो, यानी और नुकसान न करे हमारी बॉडी को। व्यायाम, स्वच्छता, व्यायाम एक्सरसाइज सुबह सुबह करनी होगी। और स्वच्छता यानी साफ, अपने शरीर को, अपने आसपास की चीज़ों को स्वच्छ रखना होगा। नियमित निद्रा और टाइम से सोना है और पर्याप्त निद्रा लेनी है के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, हमारा शरीर भी क्या करेगा, विकास करेगा और हमारा दिमाग जो है ये भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मेंटल हेल्थ की भी बात किए हैं। यह लोगों की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें यदि आप लोग लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं तो आप लोग बीमारियों से थोड़ा दूर ही रहेंगे और उन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यानी इन सब चीज़ों को आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो बहनों बताइएगा ज़रूर आप लोग की यह क्लास कैसी लगी। यदि आप नए चैनल पर विजिट कर रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।